जी का सवाल है और इन्होंने कई सारे शेयर एक साथ पूछे हैं, लेकिन सबकी हम बात तो करते नहीं हैं। तो इन्होंने पूछा है एमटीएनएल के बारे में, सुज़लॉन के बारे में, रिलायंस के बारे में। एमटीएनएल के बारे में तो लगता नहीं है कि अब कोई बातचीत करने की कोई मतलब ज़रूरत है या उसमें कुछ बचा है ऐसा जिसके लिए हम चर्चा करें। सुज़लॉन हाल में हमने बातचीत की थी, अगर उस पे आपको लगता है कि कुछ नया अपडेट है या कुछ नया व्यू बन सकता है, या उसके बदले हम रिलायंस की बात कर लें जिस पर हमने काफ़ी समय से चर्चा नहीं की है? हुँ। तो चिट पिक करने में रिलायंस बाहर निकला, तो रिलायंस ही डिस्कस करते हैं। ऐसा है कि रिलायंस भी अपना कंसोलिडेशन फ़ेज़ में है। रिलायंस में नेगेटिव कुछ नहीं है, पॉज़िटिव 3100 के ऊपर में ही है। ओके, तो उसके पहले कंसोलिडेशन है, बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 200 डीएमए के ऊपर ही है। कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के लिए 3100 के ऊपर इसको निकलना होगा और 3000 मान लेते हैं, इसकी एनालिसिस कैसे करता हूँ। मान लेते हैं कि 3100 के ऊपर निकल गया तो आपका रिस्क पॉइंट बहुत सुंदर डिफाइंड है 2875, या आप उतना भी नहीं चाहते हैं तो 2900 क्लोज, दैट्स ऑल। उसके नीचे क्लोज होता है तो दिक्कत है। अदरवाइज मान लेते हैं कि 3100 निकल गया तो 2900 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है ये रीटेस्ट ऑफ 3200 कर ही लेगा। हो सकता है उसके ऊपर का एक और हाई भी बना दे, लेकिन 2900 के नीचे क्लोज होना इसके लिए अच्छी बात नहीं होगी। जी। यहाँ पर आपके सामने एसबीआई के बाद ये दूसरा सेंसेक्स का ऐसा शेयर है जो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है, और ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि जिस समय आपके पास ये कह लें कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, उस समय आपके पास मार्केट लीडर्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास दिख रहे हैं। ये क्या कह रहा है हमें? ये यही कह रहे हैं राजीव जी कि मार्केट एक एक्सटेंडेड अप ट्रेंड में, इसलिए सब कुछ थोड़ा-थोड़ा ही ऊपर चल रहा है। बहुत ज़्यादा अपने पैरामीटर से डिविएट नहीं कर पा रहा है। तो जिस दिन भी करेक्शन शुरू होगा, इन सब का 200 डीएमए फटाफट चला जाएगा। मतलब ये कि अगर 200 डे मूविंग एवरेज के पास कोई शेयर है तो उसे हम इंश्योरेंस की तरह से नहीं देख सकते हैं। वहाँ भी रिस्क है, और अगर बाजार में कमजोरी आनी शुरू होगी अपने इस तेजी के चाल को पूरा करने के बाद कहीं भी, तो वो जो करेक्शन होगा उसमें ऐसे शेयर भी पिटेंगे जो भले ही 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास चल रहे हों। बिल्कुल हो सकता है और होगा भी, क्योंकि बाज़ार ने लंबे समय से या करेक्शन नहीं या दिया है। इसका एक दूसरा बार तरीका हो सकता है, कि जो शेयर ऑल टाइम हाई के पास चल रहे हों, वो शेयर ज़्यादा चलें, और जो मतलब वो शेयर ज़्यादा पिटें वैसे करेक्शन में, और जो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास हैं, वो आपको एक कुशन दें। ये ऐसा है कि जब मार्केट ऐसे ट्रेंड में होता है ना, तो ये सब कैंडिडेट आपके लिए लॉन्ग ट्रेड के लिए बनते हैं। अगर रेजिस्टेंस निकल गए तो, बिकॉज़ आपका 200 डीएमए के सपोर्ट पे है, मार्केट अपसाइड में चल रहा है, इसमें स्ट्रेंथ है, इसमें इन्हेरेंट स्ट्रेंथ है। तो इन सब में आप ट्रेड करेंगे तो सक्सेस रेट हाई रहेगा, प्रोवाइडेड इन्होंने अपना रेजिस्टेंस क्लियर किया हो, 3100 का रेजिस्टेंस क्लियर करना होगा। लेकिन मार्केट अगर गिरना शुरू होगा, तो फिर वहाँ से इंडिकेशन लेना होगा क्या एक लॉन्गर टर्म नहीं भी कहें तो क्या एक डीपर करेक्शन शुरू हो गया। तो डीपर करेक्शन जब शुरू हो जाएगा तो 200 डीएमए एक सिर्फ नाम के लिए रह जाएगा, फिर इसमें रिट्रेसमेंट वाला गेम शुरू होगा। जी। तो रिट्रेसमेंट हमने लगा ही रखा है, रिट्रेसमेंट का लेवल कहाँ आ रहा है? इसमें तो 38% जो है, वो ठीक-ठाक नीचे 2750 के आसपास आएगा। एसबीआई में हमने देखा था कि लगभग वहाँ तक तो आ चुका है। जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो 2900 के नीचे ऑलमोस्ट 10% चला जाएगा, तो 3000 ₹300, तो 2900 27 फिर तो करीब-करीब 5-7% का और फॉल हो जाएगा। तो इतने बड़े 20 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी में 5% करेक्शन कम थोड़ी मानेंगे। 5-7% काफ़ी करेक्शन मानेंगे। जी।